Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अक्षत है। मैंने रिसेंटली कंडक्टेड 11 to 13 JPSC में रैंक 1 प्राप्त किया है और मेरा चयन झारखंड पुलिस सर्विस में हुआ है। मैं सबसे पहले DKT का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचने के लिए और अपनी जर्नी को और इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। टॉकिंग अबाउट माय इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं बेसिकली धनबाद से बिलोंग करता हूं। धनबाद झारखंड का एक ज़िला है और मैंने अपनी 10th की पढ़ाई डिनोबरी स्कूल CMRI और 12th की DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी से करी है और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में की है। बात करूं अगर मैं इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड अ जॉब और मैंने जॉब के साथ रहते रहते ही इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो मेरी टोटल जर्नी जो है वो लगभग 6 साल की रही है, जिसमें मैंने UPSC की तैयारी से शुरुआत करते हुए फिर JPSC के लिए भी तैयारी करी और JPSC में मेरा ये दूसरा प्रयास था जिसमें मैं सफल रहा हूँ। पहले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक गया था जो लास्ट JPSC हुई थी, उसके बाद ये मेरा दूसरा प्रयास है जिसमें मुझे झारखंड पुलिस सर्विस का पद मिला है। पिछले अटेम्प्ट में जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे ये समझ में आया कि जो पेपर्स थे GS और ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर, उसमें नंबर कम रह गए थे। तो उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई किया, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया। उसके ऊपर मैंने अपने जितने भी वीक एरियाज़ थे, वीक कॉन्सेप्ट्स थे, उनको मैंने बढ़िया से इस बार प्रिपरेशन करी और उन सब कॉन्सेप्ट्स को मैंने अच्छे से समझा, उनके नोट्स बनाए और इस बार मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे अच्छे रैंक आए। एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करूं तो JPSC में 3 चरण में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS 1 और GS 2। दोनों ही पेपर कंपलसरी होते हैं और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए दोनों के ही अंक जुड़ते हैं। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस का, और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके चलते हम उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, जो मैंने भी किया था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम या 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। पेपर 1 में 90 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के मिला के होते हैं और 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक होते हैं जिसमें झारखंड की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, गवर्नेंस सिस्टम और इन सब से सवाल रहते हैं। पेपर 1 में अगर मैं बात करूं जो 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस, उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जबकि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक होता है जिसमें आपके गवर्नेंस सिस्टम, लोकल कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट फॉर्म्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन सब से सवाल रहते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के अगर मैं मार्क्स अगर मिला दूं तो बनते हैं 400 क्वेश्चंस, 400 नंबर्स होते हैं जो कि 200 क्वेश्चंस होते हैं और इससे ही मेरिट डिसाइड होता है। बात करें मेंस के लिए तो मेंस में टोटल 6 पेपर्स होते हैं जिसमें पहला पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, जिसमें आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इन द सेंस आपके पास ऑप्शंस होते हैं पेपर चूज़ करने के लिए। एक हो गई जनरल ह्यूमैनिटीज़ जैसे इंग्लिश और हिंदी, और उसके अलावा आप लोकल लैंग्वेजेस भी चूज़ कर सकते हैं लाइक खोटा,
नागपुरी, संथाली एक्सेट्रा। मैंने अपने इस अटेम्प्ट के लिए खोटा का चयन किया था और मैंने खोटा ही एज अ पेपर 2 लैंग्वेज पेपर रखा था। ये टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश और हिंदी से ही क्वेश्चंस रहते हैं। बात करूं मैं अगले नेक्स्ट पेपर की, पेपर 3 की, तो पेपर 3 बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। बाकी के जितने भी चारों पेपर्स बचते हैं उसे हम GS1, GS2, GS3, GS4 कहते हैं। इनमें एक यूनिक पैटर्न है जिसमें हर पेपर में आउट ऑफ 200 मार्क्स विच इज़ उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 160 नंबर सब्जेक्टिव के होते हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कहा जाता है। जो ये पेपर का स्प्लिट है इन चारों GS पेपर्स में, उसमें 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होते हैं विच कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड दे आर विदाउट नेगेटिव मार्क्स। तो 20 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स होते हैं 40 नंबर। उसके अलावा आपको GS1, 2 और 3 में कुल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए और भी क्वेश्चंस के। तो आउट ऑफ क्वेश्चंस 7 to 8 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, जो अभी तक का पैटर्न रहा है। उसमें आपको 40 नंबर के हर प्रश्न होते हैं और 40 नंबर के 4 क्वेश्चन 160 नंबर बनाते हैं और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टोटल मिला करके 200 नंबर का पेपर होता है। तो ऐसे करके इस पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। तो GS1 विच इज़ पेपर 3 आपके कंप्राइज करते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 2 सेक्शंस है और झारखंड हिस्ट्री भी इसमें एक पार्ट रखती है। बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। पेपर के पैटर्न सेम है, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव विच इज़ 20 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स ईच इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं पेपर 3 की, पेपर 5 की विच इज़ GS3, तो वो होता है इकोनॉमिक्स विच इज़ नेशनल इकोनॉमिक्स एंड झारखंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न ही है, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 मार्क्स ईच। लास्ट पेपर 6 विच इज़ GS4, साइंस एंड साइंस का पेपर होता है बेसिकली, जिसमें जो 5 सेक्शंस होते हैं आपकी जनरल साइंस, ह्यूमन साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके 5 सेक्शंस होते हैं। इसमें भी पैटर्न मोर और लेस सेम रहता है। 40 नंबर के 20 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 मार्क्स ही, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ अदर ऑप्शंस, जो कि आपके 160 नंबर का बनाता है। तो टोटल ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये हो गई बात मेंस से रिलेटेड कितने पेपर्स होते हैं और इन पेपर्स में क्या क्या पैटर्न यूज़ किया जाता है। अब इसके अगले सर्किल की मैं बात करूं तो वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जनरली 100 नंबर मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे आपके ज़िले के बारे में, आपकी करिकुलम विटाई के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, आपके ज़िले, आपके स्कूलिंग, आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में आपसे बहुत हद तक सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ तक पर्सनालिटी टेस्ट के सवाल है, उसमें जो सिलेबस है वो आपका प्रोफाइल ही है, जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अब मैं बात करूँ कुछ बुक लिस्ट के लिए कि क्या क्या बुक लिस्ट है जो कि हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 की मैं अगर बात करूं विच इज़ जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें आपको ग्रामर्स रहते हैं, प्रेसिज राइटिंग रहती है, जो कि आप किसी भी एक जनरल इंग्लिश के बुक से भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रिपरेशन नहीं किया था एज सच। मेरे पास एक हिंदी की बुक थी वो और एक इंग्लिश के लिए मैंने प्रेसिज ऑनलाइन ही स्टडी करी थी, कुछ प्रैक्टिस करा था और उससे ही मेरा काम हो गया था। बट आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में क्वेश्चन रहते हैं और उसका सरल जवाब देना होता है। जनरली क्वालिफाइंग बहुत आसान होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करूँ मैं पेपर 2 की, पेपर 2 मैंने जो रखा था वो था खोटा, और खोटा के लिए मैंने 2 जगहों से ऑनलाइन मटेरियल्स लिया था। एक है BN औदार सर के ऑनलाइन नोट्स और एक RK पांडे सर के ऑनलाइन नोट्स। इन दोनों नोट्स को मैंने जो एक खोटा की बुक आती है उसके साथ मैंने उन दोनों को क्लब किया था और अपने नोट्स उसके लिए बनाए थे, और हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अपना आंसर रेडी कर लिया था। तो ये हो गई बात सेकेंड पेपर की। पेपर 3 की अगर मैं बात करूं विच इज़ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड है। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में भी एंशिएंट मॉडर्न मीडिएवल है आता है और झारखंड का हिस्ट्री है। बुक लिस्ट की मैं अगर बात कर लूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के लिए आपके जो बेसिक बुक्स आते हैं वो यूज़ मैंने किया था।
जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ यूज़ किया था और उसके साथ राजीव अहिर सर की बुक यूज़ की थी जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके साथ ही साथ मैंने घटना चक्र यूज़ किया था और घटना चक्र में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज़ करना है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका भी अगर आपको PYQs मिलते हैं, तो मैंने PYQ सॉल्व किए थे झारखंड के JPSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। मैंने घटना चक्र का यूज़ किया था। हिस्ट्री के लिए मैंने NCERTs यूज़ की थी और राजीव अहिर सर की बुक यूज़ की थी। उसके बाद मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो सिर्फ कम्प्लीटली रिलाइड ऑन NCERTs, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड उसके साथ एक वैल्यूडेशन जो आप कर सकते हैं वो है GC लियोंग की बुक, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी और वो मेंस में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा सर की बुक यूज़ की थी और उससे मेरे काफ़ी नोट्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। मैं डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो जो भी उसकी इकोनॉमिक्स की सेक्शन आती है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट या कोई भी डिस्कशंस होते थे तो मैं वहाँ से उस सारे कॉन्सेप्ट्स को गूगल के थ्रू सर्च कर लेता था। अगर वो मुझे पहले से पता है जो कि मैंने स्टैटिक बुक से पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको अपने गूगल करके वो कॉन्सेप्ट्स में समझ लेता था। उसकी बाद में बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का मैंने यूज़ किया था। तो लक्ष्मीकांत के जो बुक आती है वो भी यूज़ की थी और उसकी एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है वो भी मैंने यूज़ की थी। और इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने घटना चक्र सॉल्व किया था। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे का ही मैंने घटना चक्र रखा था और उसको मैंने सॉल्व किया था। और इसके साथ साथ जो झारखंड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो दैट इज़ मस्ट, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो बताता है कि क्या एक्सपेंस है, व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ बीइंग डन, what are all the questions being asked by the commission। तो PYQ से ये हेल्प हो जाता है। तो घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर सर की बुक NCERTs फॉर मिडिवल एंड एंशिएंट, ज्योग्राफी के लिए NCERTs एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड GC लियोंग की बुक मैंने यूज़ की थी। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संजीव वर्मा सर की बुक यूज़ की थी और उसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, उससे मैं सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते थे मैं उसको यूज़ किया करता था और गूगल किया करता था उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद मैं बात करूं गवर्नेंस के लिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर से मैंने लक्ष्मीकांत सर की ही बुक यूज़ की थी जो कि गवर्नेंस से भी रिलेटेड आता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो NCERTs की बुक आती हैं, यू हैव फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी, आपकी फिजिक्स के लिए भी आते हैं, फिर यू हैव बायोलॉजी उसके लिए भी आता है। तो मैंने वहीं से सारे अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो वहाँ से वो चीज़ हेल्प हो गई थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक मैगज़ीन यूज़ की थी, आई दृष्टि, वो यूज़ करता था, बट एक ही मैगज़ीन पे स्टिक किया था मैंने। और इस मैगज़ीन के अलावा मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था और अपने जो भी नोट्स है वो मैं प्रिपेयर करता था और डेली जो भी न्यूज़पेपर आते थे उससे मैंने अपने जो नोट्स है उसको मैं अपडेट करते चला करता था। और PYQ बहुत मस्ट है। आपको झारखंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट से समझना होगा कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं इस कमीशन में भी, तो इसके लिए आपको PYQs बहुत हेल्प करेंगे। घटना चक्र सॉल्विंग इज़ अ मस्ट फॉर दिस। टॉकिंग अबाउट मेंस की बुक लिस्ट, मेंस के लिए फिर से वही मेरा जो पहला पेपर था, पेपर 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है कंपलसरी, उसके लिए मैंने ऐसा कोई बुक लिया नहीं था। एक आप नॉर्मल गूगल करके भी, क्योंकि क्वेश्चंस ग्रामर और प्रेसिस से आते हैं, क्वालिफाइंग होता है, प्रश्न सरल होते हैं, आसान होते हैं, तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हाँ प्रेसी की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा कि प्रेसिस को कैसे शॉर्टन किया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पर्यायवाची आपके ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाएं, थोड़ी बहुत किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपको मिल जाएगा। सरल सवाल होते हैं तो उसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अगले पेपर की बात करूं मैं, विच इज़ पेपर 2, विच इज़ द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में मेरा लैंग्वेज क्योंकि खोटा था, तो मैं अगर अपनी रिसोर्सेज की बात करूं तो मैंने ऑनलाइन ही रिसोर्सेज यूज़ करी थी। BN अवदार सर हैं, उनका मैंने नोट्स लिया था, और RK पांडे सर हैं, उनका मैंने नोट्स लिया था। इन दोनों नोट्स को मैंने कंबाइन किया और इन नोट्स के साथ साथ एक बुक आती है दिनेश दिनमणि सर की, उसको मैंने यूज़ किया था और इस रिसोर्स से मैंने अपना नोट्स बनाया। अपने नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके नोट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, आंसर जो है वो आपके बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें एक स्ट्रक्चरिंग करते हो
क्या आंसर लिखना है, कितना उसमें डेटा डालना है, क्या एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। तो उस तरह से मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर किया था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। उसके अलावा मैं अगर कहूँ, हाँ, पेपर 1 के लिए मैं जो पेपर 2 है उसके लिए मैं ये बताऊंगा स्ट्रैटेजी कि आप कोशिश करें कि आप कंप्लीट पेपर पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज़ का है, लैंग्वेज पेपर है। तो अगर आपने, क्योंकि समय भी बहुत कम रहता है, आपको कम समय में पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी यही होगी, पहले सवाल से ही अपने जो टाइमिंग है पर क्वेश्चन उसको आप फिक्स रखें, उस टाइमिंग को आप ब्रीच ना करें। ज़्यादा पन्ने लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन मिस हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ स्पेसिफिकली फॉर लैंग्वेज पेपर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको उतने ही टाइम में कंप्लीट करना होता है 3 घंटे के अंदर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पेपर विच इज़ पेपर 3, GS 1 जिसको कहते हैं, इसमें फिर से वही दो सेक्शंस मैंने बताया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी कुछ दी गई हैं। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आप NCERT यूज़ करके, मैंने भी NCERT यूज़ किए थे और अपने नोट्स वहीं से प्रिपेयर किए थे। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव भाई सर की बुक बहुत ही एप्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने अपना रिसोर्सेज लिमिटेड इतने के लिए रखा था, मैंने कोई आगे उसके अलावा कोई बुक इसके रेफ़र नहीं किया था। उसके बाद मैं बात करूं झारखंड हिस्ट्री की, तो मनीष रंजन की सर की एक बुक आती है, उस बुक से ही मैंने जितने भी टॉपिक्स थे उसके अगेंस्ट में अपने नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ था। और इन पूरे के पूरे प्रिपरेशन में, जैसे आप पेपर 3 की भी अगर तैयारी करते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपने सिलेबस से स्टिक करके रखना है। सिलेबस से एक वर्ड भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अपने साथ में रखें जो मेंस का पेपर है, क्योंकि आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि पहले जितने भी सवाल पूछे गए वो किस तरह से पूछे गए, और एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस JPSC ने बनाया है, जो कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो आपके लिए काफ़ी है। मैं अगले सेट पे आता हूँ, जो कि इसी का सेक्शन है, पेपर 3 का ही दूसरा सेक्शन है, विच इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए NCERT ही यूज़ किया था, बट यहाँ पर GC लियोंग की जो बुक आती है वेरियस लैंडफॉर्म्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा अच्छा डेटा भी मिलता है और आपको वहाँ से बहुत सारे डायग्राम्स भी मिलते हैं जो आपको जनरली NCERTs में नहीं मिलते। थोड़ा एडवांस है, बट आप जरूर से उसे GC लियोंग को पढ़ें। इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड बुक फ्रॉम माई साइड फॉर दिस प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन। तो हिस्ट्री आपका प्रिपेयर हो जाता है, और हिस्ट्री में आप झारखंड का फिर वही मनीष रंजन सर की बुक आती है, उससे आप ज्योग्राफी भी कवर कर सकते हो, जो भी उसका सेक्शंस रहते हैं जो कि आसान होते हैं। आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द पेपर 4 इज़ अबाउट पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस जिसको कहते भी है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक है, आप लक्ष्मीकांत सर की बुक यूज़ करें और अपने टॉपिक वाइज जो भी वहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं उससे अपना कॉन्सेप्ट भी बनाएं, और अगर हो सकता है तो वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे फॉर रैपिड रिविजन, तो लक्ष्मीकांत सर की बुक हो गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैं लक्ष्मीकांत सर की एक बुक आती है रेड रंग की, वही रिकमेंड करूँगा। तो दोनों ही पेपर्स के लिए, दोनों ही सेक्शंस के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक काफ़ी है, एप्ट है। आप इसके साथ NCERTs को क्लब कर सकते हैं, सो दैट कि आपका एक ब्रॉडर आंसर का व्यू बने। तो इस पेपर 4 के लिए मेरे इतने ही बुक लिस्ट के रिकमेंडेशंस होंगे। टॉकिंग अबाउट पेपर 5 विच इज़ इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बताया, मैंने संजीव वर्मा सर की मैंने बुक यूज़ करी थी। उसमें काफ़ी कुछ कवर्ड है जो कि सिलेबस के टॉपिक में भी है। आप झारखंड इकोनॉमी के लिए मैंने झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे को अध्ययन किया था, तो लास्ट के 2 इकोनॉमिक सर्वे मैंने अच्छे से पढ़े थे और वहीं से मेरे सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए थे रिलेटेड टू झारखंड। उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मैंने पढ़ा था, तो जितने भी टॉपिक्स थे वहाँ कहीं ना कहीं मैच करते थे, और जितने भी इकोनॉमिक सर्वे से डेटा या फैक्ट्स या डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स मुझे मिलते थे वो मैंने अपने नोट्स में ही सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर लिए थे। तो इकोनॉमिक्स के लिए इतने ही रिसोर्सेज होंगे। संजीव वर्मा सर की बुक, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इतना काफ़ी है इकोनॉमिक सर्वे के लिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक पे, तो मैं गूगल कर लिया करता था और गूगल से ही एक आपको अच्छा आंसर प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पेपर विच इज़ द पेपर 6 GS 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है।
सो इसमें सेक्शंस डिवाइडेड हैं। जैसे फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं आप सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। पूरा का पूरा फिजिक्स की बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERTs काफ़ी हैं उस टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप फिजिक्स को भी NCERTs के थ्रू ही प्रिपेयर करें। बायोलॉजी को भी आप NCERTs के थ्रू ही प्रिपेयर करें। जितने टॉपिक्स दिए गए हैं आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और उसके अलावा और कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस में भी जो बुक आती है, जैसे मैंने शंकर IAS का बुक पढ़ रखा था ऑलरेडी, तो मैंने शंकर IAS के बुक से बहुत हेल्प मिला मुझे और मैंने वहीं से वो टॉपिक सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए थे। जहाँ तक बात बची स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी में आप वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसरो का वेबसाइट यूज़ किया था, मैंने विकीपीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया इस पूरे प्रिपरेशन में। तो ओवरऑल नेट अगर मैं कहूँ पूरी की पूरे प्रिपरेशन में, तो आपको मेंस के लिए मैंने क्योंकि मैंने मेंस 365 यूज़ किया है विजन IAS का, तो मुझे काफ़ी हद तक आंसर फ्रेम करने में और एनालिटिकल प्रिपरेशन करने में या उसको सॉल्व करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो मेंस 365 एक ओवरऑल के लिए है। आप ऑलरेडी पेपर पढ़ते ही हैं, पेपर में भी आप जो उसकी सेक्शन आती है, एडिटोरियल की सेक्शन आती है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। न्यूज़पेपर में भी मैं कहूँगा, मेरा रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस एक नेशनल न्यूज़पेपर हो गया और वहाँ के लिए रीजनल पेपर के लिए मैं प्रभात खबर पढ़ा करता था डेली। उससे अब होता क्या है कि इस एडिटोरियल को अगर आप पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो आपको आपकी जो डायमेंशंस है या जो आपके व्यू पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। आपको लेफ्ट राइट सेंटर के बारे में भी बहुत सारे डायमेंशंस सीखने और समझने को मिलते हैं, जो कि आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा इनरिच और डिफरेंट बनाते हैं बाकियों के आंसर्स से। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा मेंस के लिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप और फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे झारखंड में ही, रांची में मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जाकर के मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मॉक इंटरव्यूज़ मैं कहूँगा मस्ट देने के लिए, क्योंकि आपको एक फ्लेवर मिल जाता है कि आखिरकार पर्सनालिटी टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। जैसे वन ऑफ द इंस्टीट्यूट से जब मैं गया था मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन जो सिविल इंजीनियरिंग है उस पर अच्छे खासे सवाल पूछे। एक मॉक इंटरव्यू में उसने रीजनल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे। तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, ज़्यादा नहीं बट हाँ, कम से कम 4 से 5 मॉक्स आप ज़रूर दें। मॉक इंटरव्यू के लिए कोई ऐसा बुक लिस्ट नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो आपका सिलेबस है वो आपकी खुद की प्रोफाइल है, जिसमें आपका नाम से लेके प्लेस ऑफ बर्थ, आपका गृह जिला हो गया, आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो गया, आपका अगर आप जॉब में है तो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रोफाइल। तो इन सब से आपको सवाल ज़रूर रहेंगे। तो ये हो गई पूरी की पूरी बुक लिस्ट जो मैंने डिस्कस करी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट सेक्शन में आपको एक ओवरऑल व्यू बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रिपरेशन करी। तो झारखंड का जो सिलेबस है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस आता है। इस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनके भी माइक्रो टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको इनसे अलावा कुछ भी नहीं पूछना। आपको हर टॉपिक वाइज अपना जो प्रिपरेशन है वो करते जाना है। आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे मैं अब जॉब में रहता था और जॉब में रहते हुए मैंने अपनी टाइम टेबल बना ली थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। तो मैंने जब भी मैं ऑफिस के बाद आता था, मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे के बाद, तो मैंने अपने 4 घंटे शाम के वीकेंड रखे थे पढ़ाई करने के लिए, और सुबह के 3 घंटे मैं निकालता था ऑन वीकडेज, और पूरे के पूरे वीकेंड्स को मैं मैक्सिमाइज़ करता था, जो भी खाली वीकेंड्स मिलते थे और पब्लिक हॉलीडेज़ को। आप भी अपने टाइम टेबल बना सकते हैं, और अपने टाइम टेबल बना करके आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं किस टाइम पे। सो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि सुबह में मैं उन टॉपिक्स को कवर करता था जो टॉपिक्स मुझे थोड़े टफ लगते थे या मेरे जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक थे, तो उन टॉपिक्स को मैं सुबह यूजुअली पढ़ा करता था, और थोड़े बहुत 1 घंटा रिवीजन के लिए भी मैं निकालता था। रिवीजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप पढ़ाई कर लो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया ढंग से तो आप उसको पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये हुई सुबह की। फिर शाम में मैं आता था और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते के साथ सबसे पहला काम मेरा होता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना कुछ। अगर मैं 100 के 100 क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ तो कम से कम नहीं भी तो 25 क्वेश्चन मैं आकर के लगाता था, सो दैट कि मेरा ब्रेन जो है वो रिचार्ज हो जाए, और जो पूरी की पूरी ऑफिस वाली सर्किल है उसे बाहर आकर के सीधे फिर मैं प्रिपरेशन के ऊपर लग जाऊँ। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था, उसको अच्छे से देखता था, उसके सारे ऑप्शंस को मैं ज़रूर अध्ययन करता था।
क्योंकि उससे भी आपके सवाल बन सकते हैं अगले पेपर में। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन जरूर से कोशिश करता था कि मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जितना भी समझ में आया है, टॉपिक का प्रिपरेशन है या नहीं है, मैं कोशिश करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं एक एक करके एक एक सवाल उसको बनाता था। दिन की तो यही रहती थी, रात की मेरी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसके बाद मैं जो भी रिविजन करना रहता था वो मैं रिवाइज करता था। सुबह के टाइम पे भी सिमिलर ही यूज़ करता था। मैं सबसे पहले सुबह उठ करके मेरी आदत थी पेपर पढ़ने की, तो मैं पेपर पढ़ता था। उसके बाद मैं सबसे पहले जो वीक टॉपिक्स हैं मेरे, जो मुझे नहीं समझ में आते थे, वो मैं कंप्लीट करता था और 1 घंटा रिवीजन के लिए निकाल लेता था। और वीकेंड्स में पूरी तरह से डिसाइडेड रहता था कि किन टॉपिक्स को, जैसे मुझे हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैंने वैसे टाइम टेबल अपना डिसाइड कर रखा था कि दिन में हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो। और मैं वीकेंड्स पे पूरा कोशिश करता था कि सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन कंप्लीट टेस्ट में दूँ, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, एक पूरा पेपर 100 क्वेश्चंस का, और एक पूरा का पूरा मेंस का पेपर विच इज़ अराउंड 200 मार्क्स का। तो वो मैं पूरा का पूरा अटेम्प्ट करता था वीकेंड्स में, और पब्लिक हॉलीडेज को भी मैं सिमिलरली यूटिलाइज करता था। सो प्रीलिम्स के लिए जो मेरे मॉक टेस्ट हुआ करते थे वो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके हुआ करते थे। जितने भी उन्होंने एग्जामिनेशंस लिए हैं, बीट सिविल सर्विसेज या जियो साइंटिस्ट या किसी के भी अगर एग्ज़ाम हुआ है, तो वो मैं यूज़ करता था एज माई मॉक पेपर्स। और उसके साथ साथ घटना चक्र जो था, घटना चक्र हर सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गए, उसके हर घटना चक्र को मैं सॉल्व करता था। तो मेरे मॉक पेपर्स यही हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी जीएस के बहुत सारे मॉक टेस्ट लेती हैं। आप अगर कंफर्टेबल है वो देने में, आपके पास टाइम है, तो आप वो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यही मॉक टेस्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बनाया था और वही देता था, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया था। तो ये होगी प्रीलिम्स की बात। उसके साथ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक जो है वो आपको बहुत ही अच्छा जल्दी रिविजन करने के लिए बहुत हेल्प करती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आई दृष्टि की एक मैगजीन आती है, वो मैं यूज़ करता था ओवरऑल फॉर द कंप्लीट ईयर। मैं एक ही बुक यूज़ करता था, वो था आई दृष्टि की। और इसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली। और न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा आसानी ये होती है कि आपको टॉपिक्स पता रहते हैं कि क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्रीलिम्स की तो यही स्ट्रैटेजी हो गई। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के लिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, तो हम ये कर सकते हैं कि जो 200 क्वेश्चंस हैं दोनों पेपर्स मिला करके, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। आप मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता था पेपर सॉल्व करने के लिए, वो ये करता था कि मैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आते थे वो सारे के सारे मैं सॉल्व करते चला जाता था। और उसका जो सेकेंड आइट्रेशन होता था उसमें मैं जो OMR शीट होता है वो मैं उसको भरना शुरू करता था। तो फर्स्ट आइट्रेशन में 100 क्वेश्चन में अगर आपको 50-60 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपने टिक कर लिया पेपर पे। टिक करना आसान होता है। मैं तो पेन से ही मार्किंग कर लिया करता था आंसर्स पे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जब आप राउंड 2 आइट्रेशन लेते हैं तो मैं साथ साथ OMR शीट भी रखता था, और फिर देन एंड देयर डिसीजन लेते हुए क्वेश्चन 1 to 100 मैं OMR की बबलिंग या मार्किंग करना शुरू कर देता था। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड ट्रिकी आते हैं। पेपर 1 की बात करूं मैं, पेपर 2 क्योंकि झारखंड से है तो आपको झारखंड का बहुत थरो आना चाहिए। बहुत अच्छे बुक्स, जैसे मनीष रंजन सर की एक बुक है वो मैंने यूज़ किया था, और उससे मेरा काम हो गया था। और जो भी टॉपिक्स दिखते थे जो कि मुझे समझ में नहीं आते थे वो मैं गूगल कर लेता था। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CNT SPT एक्ट है। CNT SPT एक्ट में आप सब ना पढ़ें, आप ये जरूर, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी की पूरी एक्ट पढ़ सकते हैं। मैंने बेयर एक्ट पढ़ा था, जो उसका PDF आता है बेयर एक्ट का, वो मैंने पढ़ा था, और फिर उसको मनीष रंजन सर के बुक के साथ टैली करके फिर वैसे पढ़ा था। लेकिन आप, मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो स्मार्टली आप ये कर सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू CNT SPT एक्ट, आप सबसे पहले उसको तो सबसे अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और वही सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो पूछते भी हैं। तो आप सेक्शंस के ऊपर फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेक्शंस निकालें, उस सेक्शंस को तो बाय हार्ट याद कर लें। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप जरूर से बेयर एक्ट पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर मैं मेंस पे आऊँ तो मेंस के लिए सबसे पहला होता है पेपर 1 विच इज़ दी कंपलसरी पेपर, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी इंग्लिश के लिए बहुत मैंने कोई बुक्स नहीं लिए थे। जनरल ग्रामर होता है और आपका
प्रेसी राइटिंग होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जो कहूँगा आप ज़रूर से देख के जाए, वो होती है प्रेसी राइटिंग। जो प्रेसी है वो आप ज़रूर से देखें कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कि कैसे आप पूरे पैसेज को कॉम्प्रिहेंसिव छोटे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो वो आप जरूर से एक बार देख के जाएं। ग्रामर आपको कोई भी नॉर्मल कोई भी हिंदी इंग्लिश की बुक अगर आती है वो आप देख सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सरल होते हैं, आसान होते हैं, आप किया जा सकता है। ये तो हो गई पेपर 1 की बात, जो कि कंपलसरी जो कि हिंदी इंग्लिश है। सेकंड आते हैं जो अब बाकी के जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि आपकी असल मेरिट बनाते हैं, विच इज़ पेपर 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसे हम पेपर 2 को हम कहते हैं लैंग्वेज पेपर, और पेपर 3, 4, 5, 6 को हम कहते हैं GS1, GS2, GS3, GS4। ये 5 पेपर प्लस इंटरव्यू आपका मेरिट लिस्ट बनाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं जो कि लैंग्वेज पेपर है, उसमें मैंने खोटा लिया था। आपके पास ऑप्शन है चयन करने का, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे नागपुरी है और बाकी खोटा हुआ, आप ये सारे पंच परगनिया है, तो ये सारे आप इन लैंग्वेजेस में से जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ करें। मैंने खोटा लिया था क्योंकि इसका सिलेबस एक तो बहुत ही कंसाइज है, और इस सिलेबस कंसाइज है तो आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको अवेलेबल है, कोचिंग भी इसके लिए अवेलेबल है जो ऑनलाइन अवेलेबल आपको मिल जाती है। मैंने BN औदार सर के ऑनलाइन नोट्स और RK पांडे सर के जो जवाहर रेड्डी कैंपस है उनका ऑनलाइन नोट्स लिया था। इन दोनों ही नोट्स को मैंने ऑनलाइन मंगा करके इन दोनों नोट्स से, और एक दिनेश दिनमनी सर की एक बुक आती है, उस बुक को पढ़ के इन तीनों के कोलैबोरेशन से मैंने अपने नोट्स बनाए हर टॉपिक पे, और इन तीनों ही नोट्स, इन तीनों ही रिसोर्सेज को मैंने क्लब किया, और इस क्लबिंग के साथ मैंने हर टॉपिक पे जितने भी खोटा के टॉपिक्स थे उन पे अपने नोट्स बनाए, और उसके साथ ही उस नोट्स में मैंने ये जरूर इंश्योर किया कि जब भी मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ तो उसके उदाहरण में जरूर लिखूँ। खोटा में उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ग्रामर का क्वेश्चन है तो आपको ग्रामर का ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देना। तो उन ग्रामर्स को, एग्जाम्पल को, कैसे वाक्य चेंज होता है, वो सारी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैंने इन तीनों रिसोर्सेज को क्लब करके अपना रिसोर्स बनाया, अपना नोट्स बनाया, और उस नोट्स को ही मैंने एज इट इज़ अपने एग्जामिनेशन में भी लिखा है, और मुझे लगता है कि वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। आसान होता है खोटा समझना, क्योंकि वैसे भी मैं धनबाद से आता हूँ, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज ही खोटा है, तो मुझे आसानी हुई थी समझने में। आपके ऊपर है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, बस वो चूज़ करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आप वो इंग्लिश में फील करते हैं तो आप बाकायदा इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं। तो ये हो गई पेपर 2 की बात, जो कि होती है लैंग्वेज पेपर। फिर आते हैं हम बाकी GS पेपर्स पे, विच इज़ पे GS1, GS2, GS3, GS4। तो GS1 विच इज़ पेपर 3, ये कंप्राइज करता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक्स को, और हिस्ट्री में भी सेक्शंस बटे हुए हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी झारखंड हिस्ट्री। तो इनके बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए NCERTs यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी वही यूज़ किया। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स से स्टिक करें जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके अलावा आपको कहीं भी हे वायर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक मेंशन है उसके ऊपर आप थरो कर लें। मैं अपना नोट्स बनाता था, तो मैंने अपने हर टॉपिक के ऊपर नोट्स बना रखे थे जो कि मुझे हेल्प भी करे। तो मैंने नोट्स भी बनाए, उसके साथ एक माइक्रो नोट्स भी बनाए, जो मुझे जब मैं मेंस लिखने जा रहा था या जब भी मैं अपने टेस्ट देता था तो उसके पहले मैं उसको रिवाइज करके ही देता था। तो एक वो मसल मेमोरी आपकी बिल्ड हो जाती है अपने नोट्स को देख करके, और आसानी होती है रिवीजन करने में। तो इसमें भी वही है। पेपर 1 में आप देखोगे जो पेपर 3 है हिस्ट्री के, तो एंशियंट और मिडिवल के लिए NCERTs, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर सर की बुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है आपको। उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं हुई। झारखंड के लिए मनीष रंजन सर की एक बुक आती है। मनीष रंजन सर की बुक वो ओवरऑल पूरी झारखंड की है, लेकिन उसमें से आप टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री झारखंड की अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप सिलेबस के टॉपिक्स को देखें और उन टॉपिक्स के अगेंस्ट में अपना नोट्स बनाएं। जैसे मैंने नोट्स बनाया था उन टॉपिक्स के अगेंस्ट में, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मनीष रंजन सर की बुक्स को मैंने यूज़ किया था झारखंड के नोट्स के, झारखंड हिस्ट्री के लिए। इसमें भी वही है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 40 ऑब्जेक्टिव और 160 का लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट आप वही करें जो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर विच इज़ पेपर नंबर 4 विच इज़ द GS2।
इसमें पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस रहता है। पॉलिटी के लिए एवरग्रीन बुक लक्ष्मीकांत सर की आती है, उससे आप प्रिपेयर करें, टॉपिक्स देखें, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन आप करें। टॉपिक से एक भी चीज़ एक्स्ट्रा आप ना पढ़ें, क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। तो आप टॉपिक पे स्टिक करें, जो टॉपिक्स लिखी गई है सिलेबस में आप उसी को देखें, और उसी से अपना नोट्स प्रिपेयर करना है तो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है, आप उसी को देखें। तो लक्ष्मीकांत सर की बुक हो गई फॉर पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत सर की एक बुक आती है गवर्नेंस के लिए भी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही बुक यूज़ की थी। तो ये 2 बुक्स है जो आपके पेपर 4 को कंप्लीट करती है। लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लक्ष्मीकांत सर की एक रेड कलर की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। उन टॉपिक्स के अगेंस्ट में आप अपने अच्छे से डायग्राम्स, क्योंकि पॉलिटी में बहुत कुछ करने के लिए है नहीं, बट आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप डायग्राम्स बना सकते हैं, आप जो रेलेवेंसी होती है, जो सर्कुलर रेलेवेंसी होती है वो आप बना सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक आफ्टर डूइंग वर्क ए आप बी कैसे उस चीज़ को ऑपरेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो मैंने भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स इस तरह के बनाए थे जिसमें आप सर्कुलर इमेजेस या सर्कुलर डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट इन दिस। तो पॉलिटी एंड पेपर 4 की तो बुक लिस्ट ये हुई। इसके साथ ही साथ जो पेपर 3 है विच इज़ इकोनॉमिक्स के लिए मेरी जो बुक थी वो संजीव वर्मा सर की बुक थी। उसमें डिटेल्ड में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके झारखंड के भी सिलेबस से बहुत सारा मैच करता है। इसके अलावा संजीव वर्मा सर के बुक के अलावा मैंने झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे 2 साल की, प्रीवियस 2 साल की मैंने करी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे है वो मैंने किया। स्कीम्स के लिए आप जो झारखंड बजट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो बजट जो स्कीम्स आती है और बजट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिसोर्सेज आप देख लें। आप इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है झारखंड सरकार की, उससे आप उस वेबसाइट को आप ज़रूर गो थ्रू करें। उसमें बहुत सारी आपको डेटा और वो चीज़ मिल जाएगी जो आपके टॉपिक से या सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। स्टिक टू सिलेबस, और इन इकोनॉमिक सर्वे से भी आपको अपने सिलेबस की ही चीज़ें देखनी है, और उसी चीज़ की मैंने भी नोट्स बनाई थी। संजीव वर्मा सर की बुक भी है, बहुत अच्छी है, उससे भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये तो हो गई पेपर 5 की बात। और पेपर 6 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स और डेटा यूज़ किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे आप कभी भी कोई भी डायग्राम्स बनाएं या मैप बनाएं तो आप ज़रूर ये इंश्योर करें कि आपने उसमें अच्छे से लेबलिंग करी है कि नहीं करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसरो के बहुत सारे सेंटर्स दिखाए तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि वो सारे सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, और एक छोटा 1 या 2 लाइन में आप ब्रीफ दे दें कि वो सेंटर्स का काम क्या है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके आंसर में वैलिडिटी लगती है। और कभी भी कोई भी डायग्राम आप बनाएं तो वो कोई रैंडम डायग्राम ना बनाएं। आप हमेशा उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के से रिलेटेड आप जरूर डायग्राम बनाएं, और उस डायग्राम को जरूर क्वेश्चन से लिंक करें। अगर आपके फ्लो में अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो वो फ्लो में ही वो डायग्राम रहना चाहिए, क्योंकि रैंडम डायग्राम्स के आंसर नहीं मिलते। जो मुझे भी लगा था पिछले बार जब भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं, तो रैंडम डायग्राम्स के मार्क्स नहीं मिलते। आपको हमेशा टू द टॉपिक डायग्राम्स अगर आप बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, वो आपके आंसर्स को इनरिच करता है। डेटा भी आप ऑथेंटिक डेटा दें, और ऑथेंटिक डेटा भी रिलेवेंट टू योर आंसर्स ही दें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एग्जांपल इकोनॉमी से, तो आप इकोनॉमी में ही इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दें, जीडीपी का डेटा दें, बट आप रेलेवेंट डेटा दें, सो दैट कि आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट मिले। तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बहुत सारे यूज़ किए थे। टॉकिंग अबाउट दी आंसर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो मैंने कैसे डिवाइड किया था, अगर मैं किसी भी जीएस वाले पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो जीएस 1, 2, 3, 4 है, तो मैंने 20 मिनट में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता था, और उसी समय में मैं ऑब्जेक्टिव्स भी जो आते थे वो सॉल्व कर लेता था। अगर मैं मेंस की बात करूं तो जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपके पास टाइम होते हैं कि आप रीड करके आंसर को दे सकते हैं। तो मैंने पहले ही पेज में मैं 1 to 20 जो मार्किंग होती है वो लिख लेता था, और उसके अगेंस्ट में ABCD जो भी ऑप्शंस आपको लगते हैं वो मैं लिखते चला जाता था। बहुत लोग ये प्रेफर करते हैं ABCD के अलावा भी वो पूरा का पूरा ऑप्शंस लिखते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको तुरंत में ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व भी करना है, और आपको अपने 4 क्वेश्चंस भी
फिक्स करने हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 क्वेश्चंस मिले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसमें से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप 20 मिनट दें, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करें और उसी समय अपने क्वेश्चंस को भी पढ़ लें, जो भी 8 क्वेश्चंस हैं। कमिंग ऑन टू सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप झारखंड के सवाल को जरूर से अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आपको झारखंड के सवाल नहीं भी आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द 4 आप जरूर अटेम्प्ट करें जो जिसके ऊपर आपको नॉलेज है। कई बार ऐसा डिस्कशन होता है कि हमें वो जरूर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, लेकिन मेरा उससे थोड़ा सा अलग मत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आपको सबसे अच्छे तरीके से आता होगा वही आप अटेम्प्ट करिएगा तो आपको अच्छे नंबर्स ही मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल नंबर ही ज़्यादा नंबर लाना है। वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने फील्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो मैं ये कहूँगा आप सारे क्वेश्चंस को जरूर से रीड करें, सारे क्वेश्चंस को रीड करें, अच्छे से रीड करें, उस क्वेश्चन का फंडामेंटल डिमांड क्या है उसको जरूर से देखें और उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में क्या आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब जब आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सोच लिया है, आपने फाइनलाइज कर लिया है, तो मैं क्या करता था, मैं उन 4 क्वेश्चंस का एक रफ ब्रीफ बना लेता था। ब्रीफ एज इन मेरा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, मेरी बॉडी कैसी रहेगी, मेरे किन किन टॉपिक्स को मैं टच करूंगा, वो आपको सारा कुछ मेंस आंसर राइटिंग करने से आपको समझ में आएगा। जब आप डेली बेसिस पे अगर एक क्वेश्चन लिखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है। तो स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए और उसी समय मैं एक जो भी छोटा मोटा डेटा फैक्ट में डालना चाहता हूँ मैं अपने रफ में कर लेता था। तो आपको जो पेपर मिलता है उसके पीछे आप पलट के रफ लिख लो। आप रफ में अपने चारों के चारों आंसर्स के मैं पूरी की पूरी क्योंकि ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो आप अपना आंसर का स्ट्रक्चर पूरी की पूरी तरह से तय कर सकते हो। मैं भी वही करता था, चारों आंसर्स की मैं एक रफ स्केच बना लेता था पीछे की तरफ रफ में, और वहीं से फिर मैं अपने जब भी मैं कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया, जब मैं दूसरे पे गया एक बार पलट के मैंने देख लिया कि मैंने क्या स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखा था, उससे आपको तुरंत में मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप फिर से उस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को, मेरा फोकस रहेगा कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ें। कोर क्या पूछा जा रहा है सवाल उसी से शुरू करें। मैं यूज़ करता था जो भी क्वेश्चन आया मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को ही एड्रेस करना शुरू कर देता था और उससे रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो मैं यूज़ करता था। अगर मैं बात करूं आंसर राइटिंग में तो मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखा करता था और मैं नंबरिंग देके लिखता था अपने आंसर्स को 1 2 3 4 करके मैं नंबर देता था। लेकिन मैंने कोशिश हमेशा की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस खोलूँ। डायमेंशन से आप डायमेंशंस कहाँ से आप लाओगे, जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बना हुआ है उसमें आप कर सकते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर 3 की बात करूं GS 1 की, तो आप देखिएगा उसमें JPSC ने ही बहुत ही डिटेल वे में सिलेबस दे रखा है। फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री एक आपका डायमेंशन बन सकता है, मीडिएवल हिस्ट्री एक डायमेंशन बन सकता है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एक डायमेंशन बन सकता है, आपका झारखंड हिस्ट्री एक डायमेंशन बन सकता है, आपका इसी तरीके से आप ज्योग्राफी में आप डायमेंशन ला सकते हो। तो अगर आपने सिलेबस के टॉपिक्स को ही, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स जिसको कह सकते हैं, उनको ही अगर आपने एक साथ लिख लिया तो आपके कम से कम नहीं तो 20-25 आपके डायमेंशंस बन सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करें और मेरा रिकमेंडेशन होगा कि सिलेबस को आप गेट बाय हार्ट कर लें, याद कर लें कि अगर आपसे कोई भी टॉपिक अगर आप देखते हैं तो आपको किस जगह पे उसे डालना है वो आपको याद रहना चाहिए। जब आप आंसर भी लिखें तो अगर आपने इस तरह से अपनी मसल मेमोरी बिल्ड कर रखी है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स याद आ जाते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं सब टॉपिक्स, तो आपके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस डायमेंशन के चलते आपका आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लगता है और काफ़ी फुलफिलिंग आंसर होता है। तो ये हो गया रिलेटेड टू मेंस के लिए। मैं कहूँगा मेंस के मॉक के लिए आप मैंने जो मॉक था, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रहा था तो मैंने मॉक्स जो दिए थे वो वहीं पे मैंने दिए थे UPSC के लिए। बट अगेन कमिंग ऑन टू द मॉक्स भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाए थे जो कि JPSC में पूछे जाते हैं, वही मेरे मॉक्स का काम करते थे और फिर मैं अपने भाई के साथ वो चीज़ डिस्कस कर लिया करता था, PS के साथ डिस्कस कर लिया करता था। खोटा के लिए जो ये होते हैं आंसर्स जो आप लिखते हो वो आप अपने नोट्स बना सकते हो और अगर आपको मन करता है तो मेंस के लिए भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आप लेना चाहें अपने मॉक क्वेश्चन को इवेल्युएट करना तो वो आप कर सकते हैं। वो ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। कमिंग ऑन टू इंटरव्यू के लिए मेरा इतना ही सजेशन होगा कि इंटरव्यू में मुझे लगता है कि वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं
और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपको नॉलेज कितनी भी हो, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज समथिंग बीइंग जज्ड इन दैट टाइम। तो जैसे आप किसी भी, अगर जैसे मेरे साथ भी हुआ कि ऐसे कुछ क्वेश्चन थे ज़रूर जो मुझे भी नहीं आते थे, तो मैंने उसको बहुत ही हम्बली कह के कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, तो वो करके मैं उस पर जवाब दे दिया करता था। बट आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चंस पता हो, आपको हो सकता है 10 या 12 क्वेश्चन ही पता हो, 8 क्वेश्चन आपको नहीं पता हो। तो मेरा फोकस ये होगा कि जो 10 या 12 क्वेश्चंस आपको पता है वो क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे से उसको जवाब दें। आप ये कोशिश करें कि उनमें आप गलती ना करें, और अगर गलती हो भी जाती है तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज ना करें वहाँ पे। जो बाकी के 8 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको एकदम ही नहीं पता, तो आप वहाँ पे सीधे सीधे आप सॉरी कह के उनसे कह सकते हो कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, और यू विल गो बैक एंड जरूर मस्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। बट जो 12 क्वेश्चंस है आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे जवाब दें। वहाँ पे चेक आपका पर्सनैलिटी किया जा रहा है, आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन की जा रही है, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। नर्वसनेस सबको रहता है, मुझे भी नर्वसनेस था, लेकिन आप कैसे उस नर्वसनेस को टैकल करके अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेट कैसे करते हो, कॉन्फिडेंट कितने हो अपने आंसर पे, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है उन क्वेश्चंस पे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने इस चीज़ को बहुत फोकस करें, प्रोफाइल बहुत अच्छे से तैयार करें, जो आपका पूरा का पूरा जर्नी रहा है अभी तक, फ्रॉम योर बर्थ डिस्ट्रिक्ट टू योर करेंटली वेर यू आर प्लेस्ड, वेदर जॉब और विदाउट जॉब। तो ये रहा। लास्ट में मैं 3-4 पॉइंट्स, 3-4 कीवर्ड्स मैं बोलूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन के लिए। पहला है परसिवरेंस। आपको लगे रहना होगा। मेरी भी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, काफ़ी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स मेरे रहे, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने छोड़ा नहीं प्रिपरेशन। लो बहुत सारे आए बट आई स्टिक टू इट। तो आपको भी लगे रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली आकर के पढ़ाई करनी ही है। थोड़ा ही पढ़िए आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन ना कर लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रखें अपने आप को। आप बहुत ही कामली अपने आप को, अपना जो टाइम टेबल आप फिक्स करें वो वैसा फिक्स करें जो आपके लिए डुएबल हो, क्योंकि अगर आपने डुएबल टाइम टेबल बनाया तभी आप उसको कर सकते हो। आप शुरुआत में पूरे के पूरे महीने का टाइम टेबल मत बनाओ, आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइमलाइन बनाओ, और 1 हफ्ते में भी हर दिन का टाइमलाइन बनाओ। कोशिश करो कि उन टाइमलाइन को आप चेस करो। अगर आपने उस टाइमलाइन को चेस करके सक्सेसफुली उस टाइमलाइन को चेस कर लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप उसके हिसाब से अपनी पूरी की पूरी मंथ की टाइमलाइन बना सकते हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो टाइम टेबल है आप उसे सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो टाइम टेबल के थ्रू ही क्लियर हो सकती है। तो स्ट्रेस ना लें, कंसिस्टेंसी रखें, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर इंटरवल पे, क्योंकि हर पेपर जब भी आप देने जाएं, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको हर बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगेगा, आपको नर्वसनेस लगेगी। बट आप इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखें कि जो भी बुक आपने पढ़ा है वही सारे इन लोगों ने पढ़ा है और वही टॉपर्स ने भी पढ़ रखा है। तो आपको बस अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। तो अल्टीमेटली जो एग्जाम टाइम पे आता है वो आता है हाउ यू एग्जीक्यूट योरसेल्फ, वेदर इट इज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस रखिए। जब भी आप परेशान हो, आप अपने फैमिली, अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें। आपको अच्छा लगेगा, कभी घूमने का मन करे आप घूमने भी जा सकते हैं। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। लंबी जर्नी है, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस, इट इज़ अ क्रॉस कंट्री है ये। तो लंबा चलना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी रखना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन से व्हाट आई मीन इज़ कि मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। जो भी कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं समझ में आते थे, मैं यूट्यूब पे जाकर के ऑनलाइन ही देख लिया करता था। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स भी समझा सकते हैं। तो मैं कोई स्पेसिफिक चैनल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे शायद हो सकता है कि आपको किसी से समझ में आता हो, किसी से समझ में ना आता हो। इसीलिए वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और जो गवर्नमेंट आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ें ज़रूर। जैसे योजना कुरुक्षेत्र है वो आप पढ़ें, क्योंकि आपको वो एक डायमेंशंस देता है, अलग तरीके का डायमेंशन देता है जो शायद न्यूज़पेपर में भी नहीं आता है। वो आपको गवर्नमेंट का डायमेंशन देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आप वो ज़रूर पढ़ें। आप न्यूज़ वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झारखंड का वेबसाइट है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, उसका वेबसाइट आप जरूर जा करके देखें। तो उससे क्या होगा, बहुत ही ऑथेंटिक डेटा आपको मिलेगा। तो सजेशन यही रहेगा मेरा कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहिएगा तभी आप इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है,
मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिपीटेडली मेरे बुक लिस्ट से रिलेटेड, मेरे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा डीकेटी टीम को कि वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैनल का लिंक दे। आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली बनाया हूँ, तो मैं अपने स्ट्रैटेजी भी डालूँगा, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, मैं उसमें कुछ अपने नोट्स भी डालूंगा, सो दैट कि आपको उस चीज़ पे हेल्प मिल सके। और दिस इज़ जस्ट टू हेल्प आउट द एस्पिरेंट्स ऑफ जेपीएससी आउट देयर। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, लगे रहें, क्योंकि लगे रहने से ही रिजल्ट होगा। जब मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा। अंत में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। मैंने भी काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू डीकेटी चैनल पे देखा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू मैं अपनी बात और अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ न्यूट्रली रख सकूँ। तो आई थैंक डीकेटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।